अच्छा जी, आज का हमारा एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट का जो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे सस्पेंस अकाउंट बनाने का कहा जाता है, दैट दिस इज फ्रॉम मई जून 2018 पेपर 2 वेरिएंट 3। सवाल को हम लोग देख लेते हैं। David is a sole trader and he has prepared trial balance at 31st December 2017 which did not balance. If a trial balance is not balancing, इसका मतलब क्या है कि एक टेम्पररी अकाउंट जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहते हैं वो ओपन अप किया होगा, और उसने आगे यही बात कहती कि ही एंटर्ड द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अगर नहीं भी कहता तो हमें पता है कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ गया है तो जो जिधर भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है, अगर लेट से क्रेडिट साइड की तरफ शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो हम क्रेडिट साइड पर जितने का भी शॉर्टफॉल है उतने से सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, और डेबिट साइड पे अगर शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो डेबिट साइड पे जितने का भी शॉर्टफॉल है उतने का सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन अब ये सवाल के अंदर क्या पूछता है, सवाल के अंदर अब ये थ्योरी के अंदर बड़ा मजेदार सवाल पूछता है और कहता है स्टेट टू अदर यूजेस ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। तो कल जब हमारी सस्पेंस अकाउंट को लेके बात हुई थी तो एक बात याद है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी को नहीं पता होता, एक लेट से बुक कीपर को नहीं पता कि एंट्री किधर जानी है या ये जो एक मसला आ गया किधर जाना है, तो उसको आप किधर लेके चले जाते हो, उसको आप सस्पेंस अकाउंट के अंदर लेके चले जाते हो। तो जब बुक कीपर को नहीं पता कि एंट्री किधर जानी है तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। तो एक यूज इसका क्या है, व्हेन द बुक कीपर डज नॉट नो डज नॉट नो वेयर टू पोस्ट वेयर टू पोस्ट अ पर्टिकुलर एंट्री वेयर टू पोस्ट अ पर्टिकुलर एंट्री। उसको नहीं पता कि भाई एक एंट्री किधर पोस्ट करनी है तो वो क्या करेगा, वो सस्पेंस अकाउंट को यूज करेगा और सस्पेंस अकाउंट के अंदर एंट्री को पोस्ट कर देगा। एंड एक और बात जो आपने पढ़ी थी, जो एक सस्पेंस अकाउंट का यूजेज है कि आपके अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं कर रहे हैं, देयर इज इमीडिएट रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट, क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटी ट्रीट करते हुए आप अपनी एसओएफपी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। तो इसका एक जो फायदा है वो क्या है, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी फाइनलाइज तो नहीं होती। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि भाई एस्टिमेटेड बेसिस पे आपने बना लिया, उसके अंदर मसले हैं, उसके अंदर एरर्स हैं, वो आप ठीक करोगे, लेकिन क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक विद इन सर्टेन ड्यूरेशन बनानी होती है हर हाल में टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो आपको सस्पेंस अकाउंट हेल्प करता है कि इवन आफ्टर हैविंग एरर्स आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल बना के अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। सो टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ड्राफ्ट का मतलब क्या है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये, आप कहीं पे देखो ना ड्राफ्ट प्रॉफिट, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, ड्राफ्ट एसओएफपी, इसका मतलब ये कि इसके अंदर मसले हैं जो कि अभी रेक्टिफाई होना बाकी हैं। दिस इज नॉट द करेक्टेड और द परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइदर इट्स इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी, उसको अभी आपने उसके मसलों को ठीक करना है। सो टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दो सर यूज हो गए। एसओएफपी का फॉर्मेट देखना था। हम्म अ, इससे पहले आपने कहा था एसओएफपी का फॉर्मेट देखें। हम्म। अच्छा। इससे पहले इससे क्या मुराद, मतलब लास्ट क्लास में आपने कहा था ना कि सोल इनकम ट्रेडर को। स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, हाँ सोल ट्रेडर में जो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट है वो कहे थे, मेजरली मैंने इनकम स्टेटमेंट का कहा था, और एसओएफपी का भी फॉर्मेट ऑब्वियसली आना चाहिए, सिंपल है वो कंपैरेटिवली। हम्म, देन पार्ट बी के अंदर हमसे पूछते हैं स्टेट फोर टाइप्स ऑफ एरर्स दैट विल नॉट बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। जी जी, नाम लेना स्टार्ट करें, कॉप क्रॉक, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, कास्टिंग, रिवर्सल, देन आपके पास ओरिजिनल एंट्री, ट्रांसपोजिशन, कंपनसेटिंग, और मेरे ख्याल से ये 8 नाम मैंने ले दिए, तो हम कोई से भी 8 नाम शुरू के 4 लिख देते हैं। कमीशन, क्योंकि कौन से एरर्स भाई, ये जो सारे कॉप क्रॉक याद रखने के लिए बताया था, ये उन एरर्स के लिए बताया था विच विल नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो एरर सिर्फ तब रिवील होगा जब उस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना हुआ। तो इसने पूछा है उन एरर्स के नाम तो जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते, यानी कि उन एरर्स के होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है। सो दैट इज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कॉप क्रॉक, कंप्लीट रिवर्सल। कोई से भी 4 एरर्स हम यहाँ डाल सकते थे, हमने 8 पढ़े, हमने 4 डाल दिए, कंप्लीट रिवर्सल, ये 4 मार्क्स हमें फर्दर मिल गया। देन आगे फिर हमसे पूछता है ऑन चेकिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डेविड डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। अब ये हमारे पास एरर्स के बारे में बात कर रहा है कि भाई हमें ये एरर्स मिले हैं। पहला एरर क्या मिला है, द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक करंट अकाउंट ऑफ 1650
had been entered in the trial balance as a debit balance। अब कल जरा याद है किसी को बात हुई थी कि कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिनको करेक्ट करने के लिए डबल एंट्री बनाने की जरूरत है, और कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिनको करेक्ट किया जा सकता है बाय जस्ट मेकिंग अ सिंगल एंट्री इन दी सस्पेंस अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी डबल एंट्री वगैरह सब ठीक है, आपका जो लेजर का जो बैलेंस आया था बैंक का 1650 का वो बिल्कुल ठीक आया था, ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस आया था। आपने जब उसको ट्रायल बैलेंस में एंटर किया, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ मैनुअल काम हो रहा है, तो मैनुअली आप जब बैंक के बैलेंस बीडी को ट्रायल बैलेंस में लिखने को गए, तो आपने जो कि बैंक का बैलेंस जो कि क्रेडिट साइड पे आ रहा था, जैसे उसने बताया हुआ था क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक करंट अकाउंट ऑफ 1650 had been entered in the trial balance as a debit balance। यानी कि डबल एंट्री में कोई मसला नहीं है, टी अकाउंट में भी कोई मसला नहीं है, बस जिस नमूने ने उस टी अकाउंट से अमाउंट को उठाकर ट्रायल बैलेंस में लिखने के लिए आया, तो उसने क्या किया, उसने क्रेडिट बैलेंस को एज अ डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो इसके लिए कोई डबल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट कैन सिंपली बी रेक्टिफाइड बाय अ सिंगल एंट्री। कैसे सिंगल एंट्री से हो जाएगा भाई, यहाँ पे अब देखिए क्या मसला हुआ है, आपने एक डेबिट क्रेडिट बैलेंस को एज अ डेबिट बैलेंस ट्रीट कर लिया है, तो व्हाट आई विल डू, अब जरा देखिएगा, इस सवाल की वैसे अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डबल एंट्रीज बनाओ, लेकिन क्योंकि और सवाल इससे मिलते जुलते आते हैं जिनके अंदर सस्पेंस अकाउंट भी बनाना होता है, और उससे पहले वो अक्सर कह देता है कि भाई इनकी करेक्टिंग जनरल एंट्रीज भी बनाओ। तो मैं इस सवाल के अंदर जो जनरल एंट्रीज को करेक्टिंग एंट्री बनाने का जो तरीका है, क्या तरीका हमने पढ़ा था, आप आइडेंटिफाई करोगे कि होना क्या चाहिए था, देन आप देखोगे कि हुआ क्या है। जैसे ही आपने ये दो चीजें देख ली कि भाई होना चाहिए क्या था, हुआ क्या है, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल एरर क्या है। जैसे ही आपको पता चल गया अच्छा भाई ये एक्चुअल एरर है, आप उसको करेक्ट करने के लिए एक डबल एंट्री पास कर दोगे। तो इसके अंदर जो एरर नंबर 1 है, इसके अंदर डबल एंट्री का तो मसला ही नहीं है, इसके अंदर तो मसला सीधा आया ही ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि भाई आपने एक अच्छे खासे बैलेंस जो कि सही बैलेंस निकल के आया हुआ था क्रेडिट साइड पे, उसको ट्रायल बैलेंस में लेते जाते जाते आपने क्या कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे भाई, अब हमें पता है कि हमारा बैंक जो कि अब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जिसको एक्चुअल में किधर रिकॉर्ड होना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, एक्चुअल में बैंक को रिकॉर्ड होना चाहिए था डेबिट क्रेडिट साइड पे, बिकॉज एक्चुअल बैलेंस क्रेडिट का था, वो अब रिकॉर्ड हो गया किधर, ये था जो कि होना चाहिए था। दिस इज व्हाट, मैं ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूं, व्हाट शुड हैव बीन डन। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए। अब देखो पेपर के अंदर ना इतनी जगह है ना इतना टाइम है कि आप ये सब बैठ के करो, लेकिन पहला सवाल मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको पता चले कि सवाल ब्रेक कैसे करना है, आपका दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए। तो आपने एरर पढ़ा, आपका दिमाग चलना चाहिए व्हाट शुड हैव बीन डन। होना क्या चाहिए था भाई, होना ये चाहिए था कि बैंक अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। हुआ क्या है, व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज बीन डन। जो आपका बुक कीपर है जिसने ये सारा काम किया है, उसने क्या किया, उसने बैंक के बैलेंस को जो कि 1650 का बैलेंस है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक सीआर 1650 पे आना चाहिए था, जबकि अब डेबिट साइड पे 1650 से आ गया। अब आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया भाई कि जो चीज जिसका बैलेंस क्रेडिट पे आना चाहिए था उसका बैलेंस डेबिट पे रिकॉर्डेड है। तो एज सून एज आई हैव आइडेंटिफाइड द एरर आई विल डू व्हाट, आई विल मेक अ करेक्टिंग एंट्री, आई मेक अ करेक्टिंग एंट्री। अब इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी भाई, अगर तुमने बैंक को जिसने एक्चुअल में क्रेडिट होना था अगर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अब तुमने बैंक को जो कि 1650 की लाइबिलिटी से शो होना था उसको 1650 का एसेट शो किया हुआ है। तो अब अगर मैं बैंक के अकाउंट को 1650 से क्रेडिट कर दूं तो क्या मैं सही हूंगा, कोई मुझे जवाब दे सकता है। मैं कहता हूं भाई इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि बैंक को, क्योंकि वो 1650 से डेबिट की तरफ रिकॉर्ड हुआ है, मैं कहता हूँ यार उसको सीधा सीधा क्रेडिट कर दो। तो क्या एरर रेक्टिफाई हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, हमें इसकी डबल अमाउंट लिखनी पड़ेगी क्यों डबल अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ताकि वो एरर रेक्टिफाई होने के बाद जो वो उसकी ओरिजिनल एंट्री है वो भी हम दिखा सकें कि बिल्कुल, क्रेडिट है। क्योंकि देखो आपने एक्चुअल में उसको क्रेडिट पे दिखाना था, आपने डेबिट पे दिखा दिया। अब मैं अगर सिंपली बैंक को 1650 से क्रेडिट करता हूं तो होगा क्या, ये वाली एंट्री जो कि गलत रिकॉर्ड हुई है ठीक है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल में बैंक का क्रेडिट बैलेंस पे 1650 आना चाहिए था वो अभी भी स्टिल शो नहीं होगा। तो इसलिए कि भाई देखो 1650 से क्रेडिट किया जब मैंने बैंक को, तो ये वाला जो गलत मैंने रिकॉर्ड किया था डेबिट साइड पे उसका इंपैक्ट ऑफसेट हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में ओरिजिनल जो बैंक 1650 से क्रेडिट होना चाहिए था इसका इंपैक्ट अभी तक शो नहीं हुआ। तो इसका इंपैक्ट शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1650 मल्टीप्लाई बाय 2 विच वुड बी
3300, मैं बैंक को 3300 से क्रेडिट करूंगा। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्योंकि भाई ये एरर के अंदर तो ओरिजिनल एंट्री या डबल एंट्री का मसला ही नहीं है, तो इसके अंदर इवेंचुअली अदर साइड पे क्या आना है, अदर साइड पे सस्पेंस अकाउंट आना है, क्योंकि ये एरर अगर आप देखो तो ये वो एरर है विच विल बी करेक्टेड बाय सिंगल एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। इसके लिए आपको दूसरा कोई अकाउंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता चल रहा है कि और किसी अकाउंट में कोई मसला हुआ भी नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लंडर जो कि बुक कीपर ने किया कि वो बैलेंस उठाते में उसने जो डेबिट को क्रेडिट साइड को जो है डेबिट साइड ट्रीट कर लिया, उसकी वजह से मसला आया है, विच विल सिंपली बी करेक्टेड बाय सिंगल एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट 3300 से डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई चीज दोबारा भी, अगर मैं आपको एरर दिखाऊं, अगर आप दोबारा भी एरर पढ़ो तो आप कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि यार सर ये भी तो चीज डेबिट हो सकती थी। अगर आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक कर रही है कि नहीं सर ये भी तो मैं डेबिट कर सकता था, तो आप मुझे बता दो, मेरे दिमाग में तो क्लिक नहीं कर रहा। एंड एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट के अंदर एक हैक है, वैसे तो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई कब जो है वो डबल एंट्री से एरर करेक्ट होगा और कब जो है वो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आप एक एरर करेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आप श्योर हो कि भाई एक मैंने लेट से डेबिट साइड पे जो मसला था उसकी एंट्री मैंने डेबिट पे सही कर लिया, मुझे क्रेडिट पे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा क्या आएगा, तो इवेंचुअली वहां पे सस्पेंस अकाउंट में ही जाना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि मसला ही सिर्फ बैंक का है ना, और कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो मैं किसी लेट से अगर कोई मुझे कहता है कि सर यहाँ आप ट्रेड रिसीवल क्यों नहीं डालते, आप डेबिट कर दो ट्रेड रिसीवल, भाई मैं कैसे डेबिट कर दूं ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल का तो कोई मसला ही नहीं है, उसने कोई उससे रिलेटेड बात ही नहीं की हुई, तो फिर मैं उसको डेबिट या सस्पेंस अकाउंट के अलावा किसी भी और चीज को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। दिस वाज एरर नंबर 1। ये मैंने इसकी बना ली क्या, करेक्टिंग एंट्री। मार्क्स आपको ये बनाने पे मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा, मार्क्स इस चीज के होंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप वो फाइनल करेक्टिंग एंट्री नहीं बना पाओगे। तो इस वजह से मैं आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई आपने, अब जैसे मैं पढ़ता हूँ सेकंड ट्रांजेक्शन, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जर्नल 960 had been debited to the return inwards account। अब जरा सा सुनिएगा, फिर से मैं पढ़ता हूँ, एक दफा पढ़ने से तो एरर मुझे भी नहीं समझ आता, तो आप लोग तो कभी ये गलती करिएगा ही नहीं कि एक दफा पढ़ के आपने जो है क्या होना चाहिए था क्या हुआ है और करेक्टिंग एंट्री बना ली, ऐसा कभी नहीं करना, दोबारा से पढ़ेंगे। कहता है कि भाई परचेज रिटर्न जर्नल का 960 की जो अमाउंट थी वो डेबिट हो गई है किधर, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट के अंदर। अच्छा जरा सा सोचिएगा, परचेज रिटर्न जर्नल जो होता है वो क्या होता है, परचेज रिटर्न जर्नल का अगर टोटल है 960 तो उसको क्या होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था क्रेडिट। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, अगर परचेज रिटर्न जर्नल है तो उसका टोटल किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे आना चाहिए क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, कौन जवाब देगा। परचेज रिटर्न जर्नल है 960 का बैलेंस है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि परचेज रिटर्न जर्नल का बैलेंस किधर आना चाहिए, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, बहुत कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आएगा। जी क्या कहते हैं निहाल, आप क्या कहते हो, परचेज रिटर्न जर्नल का बैलेंस किस तरफ आना चाहिए, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। अब जरा सा देखिएगा, मैं पहले क्योंकि हमें करना है कि होना क्या चाहिए था, तो होना ये चाहिए था कि भाई परचेज रिटर्न जर्नल जो है वो सिंपली हो जाना चाहिए था क्रेडिट, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। परचेज रिटर्न जर्नल का 960 का बैलेंस है, परचेज रिटर्न 960 से क्या होना चाहिए था, क्रेडिट हो जाना चाहिए था, और अल्लाह अल्लाह खैर से था। लेकिन हुआ क्या, मैंने पहले देखो अगेन क्या किया, ये मैं नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, दिस वाज एरर 1, दिस इज एरर 2। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई परचेज रिटर्न जर्नल में 960 का बैलेंस था, तो उसको सीधा अच्छा, सीधा ये जो क्रेडिट साइड पे आ जाना चाहिए था। रिटर्न इनवर्ड है ये सेल रिटर्न है, परचेज बिल्कुल रिटर्न जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड्स है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने किया क्या, हैड बीन डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, आपने डेबिट कर दिया, वो भी किस अकाउंट के अंदर, रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट के अंदर। तो अब मैं लिख रहा हूँ व्हाट हैज बीन डन, हुआ कुछ ये है जनाब, रिटर्न इनवर्ड्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया कितने से, 960 से। ये मेरे दिमाग में चल गया, ये मैंने 2 मिनट के अंदर अपने दिमाग में करना है, पेपर के अंदर मेरे पास लिखने का टाइम नहीं होगा ये सब कुछ, मैंने दिमाग में इसको 2 दफा पढ़ा। मैंने बोला क्या, परचेज रिटर्न जर्नल जिसकी क्रेडिट नेचर है उसको क्रेडिट पे आना चाहिए था, हुआ क्या है, इट हैज बीन डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, क्योंकि सेल रिटर्न का अकाउंट है। अब फौरन से बनेगी करेक्टिंग एंट्री। करेक्टिंग एंट्री कैसे बनेगी भाई, ये चीज जो कि मैंने फजूल में रिकॉर्ड किया इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था ना, इसको मैं सबसे पहले खत्म करूंगा। कैसे खत्म करूंगा, रिटर्न इनवर्ड 960 से अगर मैंने फजूल में डेबिट कर दिया है तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रेडिट करूंगा, इसको तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका इंपैक्ट ऑफसेट करने के लिए मैंने कहा कि भाई रिटर्न इनवर्ट को क्या कर दो, रिटर्न इनवर्ट्स को 960 से क्रेडिट कर दो, ये पहला स्टेप हुआ। फिर मैंने बोला कि भाई जो ओरिजिनल परचेज रिटर्न जिसको क्रेडिट होना चाहिए था 960 से, वो भी तो क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, तो उसको क्रेडिट करो। फिर मैंने अगले उसमें बोला परचेज रिटर्न
जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए था क्रेडिट साइड पे, उसको रिकॉर्ड करो। तो सी, पहले जो गलत चीज मैंने रिकॉर्ड कर दी उसका इम्पैक्ट ऑफसेट किया, फिर जो सही चीज रिकॉर्ड होनी थी चाहिए थी उसको रिकॉर्ड किया। अब सवाल ये उठता है कि सर डेबिट पे क्या आएगा। अगेन अब मुझे तुम 2 बार या 3 बार या जितनी बार भी ट्रांजेक्शन पढ़ लो, जो चीजें गलत रिकॉर्ड हुई थी उनको तो मैंने ठीक कर लिया और वो दोनों क्रेडिट पे ही ठीक हो रहे हैं। तो अब डेबिट पे क्या आएगा, डेबिट पे अगेन कोई चीज नहीं आ रही, तो स्टिल वहां पे आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा। और सस्पेंस अकाउंट कितने से आएगा, 960 प्लस 960, जो कि कितना बन जाएगा, जो कि बन जाएगा आपका 1860 प्लस 60, दैट वुड बी 1920। 1920 से आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसी को अगर मसला हो तो मुझे रोक दिएगा। ये था आपका एरर नंबर 2। प्रोसेस में आपको समझाता जा रहा हूँ कि भाई क्या आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। अब मैं ट्रांजेक्शन 3 भी पढ़ूंगा, आप देखो दिमाग में क्या चल रहा है। अब प्री पेमेंट ऑफ 450, प्री पेमेंट क्या होती है भाई, प्री पेमेंट यानी कि अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो उसके बारे में कहता है। टेलीफोन चार्जेस की हमने एक प्री पेमेंट की हुई है, कब से कब तक, 1 जनवरी 2017 को करी है। और कहते हैं हैड नॉट बीन ब्रॉट डाउन एज एन ओपनिंग बैलेंस। आपने कह रहे हैं कि एक प्री पेमेंट करी थी जिसको आपने एज अ ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं किया। सो दिस इज समथिंग विच विल बी डूइंग इन वेरी डिटेल, जो कि हमारा इनकम एक्सपेंस के टॉपिक के अंदर आएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि अगर तो आपने, क्योंकि देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा हुआ है, आप सबको ये पता है कि भाई हम हमारे एक्सपेंस को उस साल में रिकॉर्ड करेंगे, उस साल उसको अपना ऐसा एक्सपेंस दिखाएंगे जिस साल हमने उसको एक्चुअल में खर्च किया होगा। डजंट मैटर कि मैंने उसको पहले पे कर दिया बाद में पे किया, दैट डजंट मैटर एट ऑल। कि मैं उसको खर्च करने के 10 दिन बाद पे करता हूँ, 10 दिन पहले पे करता हूँ, अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले ही पे कर देता हूँ या अकाउंटिंग खत्म होने ईयर होने के बाद पे करता हूँ। मेरा एक्सपेंस उस डेट को रिकॉर्ड होगा जिस डेट पे मैं या जिस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मैं उस एक्सपेंस को इंकर कर रहा हूँ, यानी कि जिस साल मैं उसके बदले सर्विस उठा रहा हूँ। तो ये टेलीफोन का 450 का जो प्रीपेड बिल है जो मैंने पहले पिछले साल से ही, इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2017 को अगर मेरा प्री पेमेंट टेलीफोन का 450 का बिल है तो इसका मतलब कि मैंने पिछले ही अकाउंटिंग ईयर में अगले साल के लिए पे किया हुआ है। मेरे पास बहुत पैसे, मैंने अगले साल के ही टेलीफोन के 450 रुपए पिछले साल पे कर दिए। तो अब ये 450 रुपए पिछले साल एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको अभी तक सर्विस ही नहीं यूटिलाइज की है। आप सर्विस यूटिलाइज करोगे 2017 में, तो ये आपका एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, ये आपका एक्सपेंस भी 2017 के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो अब यहाँ पे 2017 में इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा भाई एक एक्सपेंस था जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, तो इसमें इन्होंने कुछ किया नहीं है, मैं यहाँ पे ना व्हाट शुड हैव बीन डन में कुछ लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता भाई, कुछ किया ही नहीं उन गरीबों ने। भाई एरर ऑफ ओमिशन के अंदर, या मैं कहूँ कि व्हाट शुड हैव बीन डन के अंदर, तो मैं सॉरी इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है व्हाट हैज बीन डन के अंदर कुछ नहीं लिख सकता। व्हाट शुड हैव बीन डन के अंदर तो मैं अभी लिख दूंगा कि भाई जो आपका एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए था। एक्सपेंस किधर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो मैं एक्सपेंस को, यानी टेलीफोन बिल जो कि मेरा एक्सपेंस है, उसको डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो हुआ नहीं है, वो एक इस साल का एक्सपेंस है जिसको इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। कितने का, 450 का। 450 से टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो अच्छा, जो जाएगा। और क्रेडिट किसको करूंगा प्री अगेन। पेमेंट है ये, तो ये लाइबिलिटी नहीं होगी? नहीं नहीं, प्री पेमेंट ये पिछले साल की थी बेटा, ये देखो ना, प्री पेमेंट चार्जेस कह रहे हैं पिछले साल की थी, उसको आपने ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया। प्री पेमेंट ऑफ 450 ऑफ टेलीफोन चार्जेस एट 1 जनवरी 2017, यानी कि साल के शुरू में ही प्री पेमेंट थी। यानी कि पिछले साल आपने कुछ पैसे दिए थे एडवांस में, और इस साल आप उस सर्विस को यूटिलाइज कर लोगे, तो पिछले साल आपने इसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन इस साल जब आप इस सर्विस को यूटिलाइज कर लोगे तो ये एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। क्योंकि हम एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम हमें उसकी सर्विस मिल जाए, ना कि जब हम उसके लिए पेमेंट कर दें। क्योंकि भाई काफी फिर सारे दफा पिछले ऐसे साल भी होता है कैसे कि रिकॉर्ड किया होगा? पिछले साल बेटा आपने रिकॉर्ड किया होगा इसको प्री पेमेंट के नाम से। प्री पेमेंट अब हमारे, मैंने अब जैसे आपको बताया, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भी। प्री पेमेंट का मतलब ये कि जब मैं एक सर्विस यूटिलाइज करे बगैर अगर किसी बंदे को पैसे दे दूं या किसी काम के पैसे दे दूं, तो जो पैसे मैं उसको एडवांस में दे रहा हूँ ना, वो हमारे बिजनेस में एज करंट एसेट रिकॉर्ड रहेगा। कब तक एज करंट एसेट रिकॉर्ड रहेगा, जब तक मैं उन पैसों की सर्विस ना वसूल कर लूं। तो जिस दिन प्री में या जिस पेमेंट करंट अकाउंटिंग है, एसेट, क्या प्री पेमेंट करंट एसेट है। करंट एसेट है बिल्कुल। और कब तक करंट एसेट है, जब तक मैं सर्विस नहीं यूटिलाइज कर लेता। क्योंकि भाई देखो अच्छा। ना, जब मैंने उसको पैसे दे दिए एडवांस में, तो या तो अगर मैं उससे सर्विस वसूल करूंगा फ्यूचर की डेट पे, और सर्विस वसूल नहीं करी तो मैं उससे पैसे वसूल करूंगा। तो दैट इज भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी रिसोर्स है, मुझे इससे पैसे या सर्विस रिसीव होना बाकी है। नॉर्मली वो सर्विस में काउंट होता है कि मैं अब इससे सर्विस रिसीव करूंगा। और जैसे ही मैं उस बंदे से जिस भी अकाउंटिंग या मैं सर्विस रिसीव कर लूंगा,
वो मेरा क्या हो जाएगा, वो करंट एसेट खत्म होगा एंड दैट विल बी बुक्ड एज माय एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस साल सर्विस मिल गई है, जिस साल सर्विस मिल गई है तो वो फिर आपका एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, मैंने बोला भाई टेलीफोन एक्सपेंस 450 का रिकॉर्ड होना था, उसको रिकॉर्ड करो। एंड जो हमारा अगेन क्रेडिट पे कुछ नहीं है तो अगेन क्रेडिट पे हमारा सस्पेंस अकाउंट 450 से क्रेडिट हो जाएगा। कोई मसला भाई इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर? जी आशिर और निहाल। सर लास्ट ट्रांजैक्शन में एक सवाल है। तो बोलो। लास्ट के फोर्थ, नंबर 4 टू नंबर 3? टू में हाँ में बोलो। सर अगर टू में डेबिट जब कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट भी गलत लिख दें तो क्या होगा? अगर अमाउंट भी गलत लिख दें तो क्या होगा? तो फिर वो अमाउंट करंट सेम बताएगा तो ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बस अमाउंट जैसे अब लेट से वो कहते हैं कि डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, लेकिन वो 960 की जगह तुम कह रहे हो सर लेट से 760 कर देते तो फिर क्या जी। होता? तो भाई जो गलत रिकॉर्ड हुआ है ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे 760 रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट भी 760 से होता। ठीक हो गया? और जो ओरिजिनल अमाउंट रिकॉर्ड होनी थी वो वैसी की वैसी रिकॉर्ड हो जाती। अच्छा, नहीं मैं समझे पूछ रहा बात हूँ को? कि टाइप हम्म। ऑफ एरर क्या देंगे अगर पूछते हैं? नहीं नहीं, अच्छा टाइप ऑफ एरर क्या देंगे तो अभी देखते हैं ना कि अमाउंट भी अभी चेंज हुई देखो क्या? ये अकाउंट ये टाइप भी ये चेंज? ये 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 जरा गौर करिएगा। यहाँ पे आप एरर का नाम नहीं देते। आपको जब कल मैं लेक्चर दे रहा था एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसमें किसी एरर का नाम नहीं था। उसके अंदर बस ब्रॉडली 2 कैटेगरी थी, एक जो वो एरर जो कि सिंगल एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट से रिजॉल्व होगा, और एक जिनके लिए डबल एंट्री बनानी पड़ेगी। आपसे कभी भी उस एरर का जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट कर रहा है उसका नाम नहीं पूछेगा आपसे, नाम से उन एरर्स का पूछेगा जो कि नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले हैं। अच्छा, ठीक है? तो सही। ट्रांजेक्शन 3 के बाद अब अगर अच्छा ट्रांजेक्शन 4 पे हमजा आए। भाई, ट्रांजैक्शन 3 में ये तो अभी ब्रॉड डाउन का इसने नेक्स्ट ईयर का कहा है, लेकिन लास्ट ईयर अगर होता तो हम उसमें फिर क्रेडिट जो है वो बैंक को करते या कैश को? लास्ट ईयर क्या जब एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते कि हमने 450 पे जी। कर दिए हैं, हाँ तो फिर हमारी एंट्री बनती प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एक एसेट है डेबिट, और हमारा बैंक कैश हम्म। जिससे भी पैसे दे रहे हैं वो क्रेडिट, जब हमने एंट्री बनाई होगी, जब पैसे दिए होंगे तो। अच्छा जी, ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कहता है द बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, सेल्स लेजर में मुझे कोई बताएगा किसके अकाउंट बनते हैं? आपने पढ़ा था 4 किस्म के लेजर्स होते हैं, उसमें से एक सेल्स लेजर होता है। तो सेल्स लेजर के अंदर कौन से टी अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है? तो क्रेडिट वाले, कौन से क्रेडिट वाले? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवल, शाबाश, वेरी गुड। सेल्स लेजर के अंदर ट्रेड रिसीवल के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो वो कहते हैं द बैलेंस इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एट 31st December 2017 of 13625 had been carried down as 13652। कहता है कि भाई जो ट्रेड रिसीवल का एक्चुअल बैलेंस था 13,625, आपने उसको 13,652 ट्रीट किया हुआ है। जिसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि आपने अपने ट्रेड रिसीवल को जो कि 13,625 के हैं उनको 13,652 ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा भाई ठीक करने के लिए? मैं सिंपली उसको कम कर दूंगा। कितने से ज्यादा किया हुआ है डिफरेंस ले लो। 13,625 और 13,652 का क्या डिफरेंस आ रहा है? मेरे ख्याल से डिफरेंस आ रहा है 27 का डिफरेंस आ रहा है जी। तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है, ट्रेड रिसीवल 27 से ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए ना, 27 से ट्रेड रिसीवल कम कर दो। ट्रेड रिसीवल हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो मैं कहूंगा ट्रेड रिसीवल 27 से कर दो जनाब क्रेडिट, ये कम कर रहे हैं एसेट को। और अगेन डेबिट पे क्या आ जाएगा जनाब? डेबिट पे आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 27 से। दैट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री फॉर एरर 4। उस पर मांगी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए कि भाई सस्पेंस अकाउंट जो मांगा है उसने, उसके अंदर जो एंट्रीज जाएंगी वो कैसे जाएंगी। तो एरर्स करेक्ट किए, आप देख सकते हो कैसे मैंने एरर्स करेक्ट किए। वंस एरर्स करेक्ट होगा तो अब मैं सिर्फ इन एंट्रीज को बहुत ही आसानी से एस टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करता जाऊंगा, और मेरे पास मेरा इवेंचुअली सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक सर किसी को कोई मसला? 3 के अंदर हमने टेलीफोन बिल एक्सपेंस क्यों लिखा? टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन का ही था ना बेटा, प्री पेमेंट 450 टेलीफोन की थी, चार्जेस की थी, जिसको आपने इंक्लूड नहीं किया तो हुआ टेलीफोन चार्जेस भी लिख सकता हूँ ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने मतलब बताने के लिए आपको कि ये एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, इसलिए टेलीफोन एक्सपेंस है। हाँ सही। प्री पेमेंट नहीं लिख सकता? प्री पेमेंट तो खत्म हो गई ना बेटा, जब आपका साल गुजर गया, वो प्री पेमेंट पिछले साल के लिए थी, क्योंकि पिछले साल आपने सर्विस यूटिलाइज नहीं की थी। अब साल गुजर गया, आपने जाहिर सी बात है सर्विस यूटिलाइज कर ली, सर्विस यूटिलाइज कर ली तो वो अब प्री पेमेंट खत्म से खत्म होकर अब वो एज अ एसेट बुक हो जाएगा। सही सही।
ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपसे मांगता है सस्पेंस अकाउंट, देखते हैं क्या कह रहा है। एक इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एट 31 December 2017 क्लियरली शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन द अकाउंट। अगर कल आपको याद हो जब मैं सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट दिखा रहा था तो मैंने बोला था यू विल स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था कि भाई अगर लेट से आपकी डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की लोअर हो गई है 200 से, तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट 200 का ओपन करोगे, और फिर सस्पेंस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो वही 200 होगा। लेट से अगर 200 डेबिट पाता तो मैं लिखता 200, और यहाँ मैं लिख देता डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस, या मैं इसको जो है ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। लेकिन अब यहाँ पे इस सवाल में अगर ऊपर भी मैं चला जाऊं तो उसने तो बताया नहीं कि डिफरेंस क्या है। और अगर आप सवाल को देखो, जो पार्ट सी है वो मुझसे कह रहा है क्लियरली शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन द अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो मुझसे चाहता है कि मैं ओपनिंग बैलेंस मेंशन करूं। मैं कैसे ओपनिंग बैलेंस मेंशन करूंगा? तो मेरे लिए जब ओपनिंग बैलेंस गिवन ना हो, मेरे लिए पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं पहले कॉलम को ना छेड़ूं। क्यों पहले कॉलम को ना छेड़ूं? क्योंकि भाई मुझे थोड़ी पता है कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस डेबिट पे आया या क्रेडिट पे आया। तो ना मैं डेबिट कॉलम पे कुछ लिखूंगा, ना मैं क्रेडिट पहले वाले कॉलम में कुछ लिखूंगा। क्यों? ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे पता क्या है, देखो आपने सवाल में हमेशा फोकस करना, आपको पता क्या है। आपको पता है कि भाई जब पहला एरर करेक्ट हुआ था जिसमें बैंक की अमाउंट जो क्रेडिट पे होनी थी, जब वो डेबिट पे रिकॉर्ड हुई थी, आपने जब उसको ठीक किया तो उसमें सस्पेंस अकाउंट 3300 से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो जो आपको पता है ना, आपने वो लिखना है। आपने लिखना है कि पहली एंट्री जब मैंने करेक्ट करी 3300 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ये मुझे पता था, ये मैंने लिख लिया। सेकंड करेक्टिंग एंट्री के अंदर मुझे पता है कि भाई सस्पेंस अकाउंट 960 यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है रिटर्न इनवर्स और परचेज रिटर्न की वजह से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैंने लिखा 960 से पहला सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न की वजह से। अगर ब्रेक डाउन होगा तो मैं हमेशा ब्रेक डाउन करके लिखूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1920 नहीं लिख सकता था। और फिर 960 से अगेन सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? रिटर्न इनवर्ट्स की वजह से, सेज रिटर्न की वजह से, रिटर्न इनवर्ट्स की वजह से। देन आपके पास इसके बाद हमने जो थर्ड करेक्टिंग एंट्री बनाई थी उसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन बिल एक्सपेंस की वजह से। तो 450 से मैं अपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, किसकी वजह से? टेलीफोन चार्जेस की वजह से। फिर इसका कोई स्पेसिफिक अकाउंट फॉर्मेट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर बस जो एरर्स आपने ठीक किए हैं वो आप लिखते जा रहे हो। जहां जहां एरर्स ठीक करते हुए सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था, वहां वहां आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट तो कर वो दिया। ओपनिंग जहां जहां बैलेंस कभी कभी दिखाता है, ओपनिंग बैलेंस क्या? कभी कभी दिखाता है। नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस हमेशा दिखाना होता है। वो नहीं भी कहता तब भी मुझे दिखाना होता है। या तो वो हम्म, खुद देगा, या तो वो आपको बता देगा कि भाई डिफरेंस आया इतने का है, तो जो उसने डिफरेंस दिया हुआ है मैं उससे स्टार्ट करूंगा। अगर उसने सही। डिफरेंस नहीं बताया हुआ तो अब ओपनिंग बैलेंस मैंने खुद निकालना है। और कैसे निकालना है वो अभी जब हम सारे एरर्स लिख लेंगे। लास्ट में सस्पेंस अकाउंट दोबारा 27 से डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? ट्रेड रिसीवर की वजह से डेबिट हो रहा है, ट्रेड रिसीवर। अब मैंने देखना है कि भाई यहाँ पे हैवियर साइड कौन सी है, तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि डेबिट साइड जो है जनाब वो हैवियर है। तो डेबिट साइड के जरा टोटल निकाल लें। 5247। 5247, और इसको आप जो है क्रेडिट साइड की जो अमाउंट आ रही है जो टोटल है, सिर्फ वहां पे तो खैर एक ही अमाउंट है, तो 450 उससे माइनस करा लें। 4797। तो अब ये जो बैलेंस है ये किस तरफ आएगा? क्योंकि वी नो दैट कि अगर सारे एरर्स रेक्टिफाई कर लिए जाएं तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बीडीसीडी नहीं बचता। तो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तभी बराबर होगा जब आपका ये जो डिफरेंस है, फिर से अमाउंट रिपीट करिएगा निहाल। 4797। 4797, जब ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाए। अब अगर आप इसको दोनों को ऐड करो और इन सारों को ऐड करो तो आपका जो बैलेंस है वो दोनों साइड पे 5247 आएगा, रिप्रेजेंटिंग कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आपका सर हम गलत अमाउंट से बैलेंस कर दें, कोई मसला नहीं है। गलत अमाउंट से बैलेंस कर दो, सिर्फ जो एक्यूरेसी का 1 मार्क होगा वो कटेगा। और बाकी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी दूसरी एंट्रीज थी वो कैसे बनी है। तो यहाँ पे अगर 6 मार्क्स थे ना, तो देख लो 4 4 मैंने लिखा है, 1 1 1 1 4 5 और 6। तो अगर लेट से कोई गलत अमाउंट से भी कर देता, आगे पीछे कर देता, तो जो अमाउंट गलत होती उसका 1 मार्क कटता, बाकी के मार्क्स मिल जाते। अच्छा, अंदरवेयर में जो हमने वर्किंग की है, जो हमने हम्म। सस्पेंस अकाउंट की, उसके भी मार्क्स मिलेंगे?
ये जो साइड में मैंने वर्किंग किया नहीं, इसके कोई मार्क नहीं जी। मिलेंगे। मैंने तो इसको लंबी भी सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। अगर मेरे ऊपर अपने ऊपर होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सीधा अकाउंट के अच्छा, अंदर एंट्री अगर डाल। हमें डायरेक्ट आती है तो हम अगर डायरेक्ट लिख दें तो बिल्कुल हमारे मार्क बिल्कुल, नहीं कोई कटे? बिल्कुल नहीं, क्यों कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके अंदर तो वर्किंग है ही नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर करेक्टिंग एंट्री बनाने का सवाल आ जाता सही। तो मैं कैसे करता, क्योंकि आपको जो होमवर्क मिलेगा उसके अंदर मोस्ट ऑफली करेक्टिंग एंट्री के भी सवाल इंक्लूडेड होंगे। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने जो है इस पे इतनी वर्किंग करी है, सर अदरवाइज ये लेकिन वर्किंग फिर बैलेंस नेसेसरी। शीट पूरा का पूरा क्यों आ रहा है? क्या पूरा का पूरा क्या आ रहा है? मतलब जो लास्ट ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड है बैलेंस 4797 पूरा क्यों? क्योंकि आपको जब सस्पेंस अकाउंट बनाते हो तो अच्छा टेम्पररी अकाउंट आपका, उसमें कोई क्लोजिंग बीडीसीडी नहीं बचता। फिर तो लास्ट अगर ईयर मैं से ये कैसे कह आ रहा रहा हूँ कि क्या लास्ट ईयर से, क्योंकि लास्ट ईयर से नहीं आ रहा, देखो लास्ट ईयर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हम बता रहे हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस। हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड 4797 से शॉर्ट पड़ी थी, हमने फिर एरर्स को ठीक किया। तो अब जो है आपका जो बैलेंस था, डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस के अंदर, वो खत्म हो गया। तो ये पिछले साल का बैलेंस नहीं है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस बना होगा ना, क्या कहते हैं आशिर, 31 दिसंबर को, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट है? साइड पे 4797 की शॉर्टेज आई होगी, जिसकी वजह से ये बैलेंस बीडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ। अदरवाइज पिछले साल का बैलेंस बीडी नहीं है। अब ये अगर मैं आपको जो लेक्चर से भी अगर दिखाऊं, तो ये मैंने आपको सर एग्जांपल दिखाई थी ना, ये देखो ये देखो। ये जब मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस बनाया था तो इसमें सस्पेंस अकाउंट जो 200 क्रेडिट पे आया था ना, ये 200 जो क्रेडिट पे आ रहा है, दैट इज द बैलेंस बीडी फॉर सस्पेंस अकाउंट। लेकिन क्योंकि उस सवाल में हमें उसने बताया हुआ नहीं है कि कितने का डिफरेंस आया, तो मैंने बोला कि भाई वंस ऑल द एरर्स आर करेक्टेड, डेबिट साइड पे टोटल अमाउंट 5247 आ रही है, क्रेडिट पे 450 आ रही है, तो बाकी की जो अमाउंट जो डिफरेंस बचा दैट इज 4797। अगर मैं इसको लेट से तुम कहते हो सर इसको डेबिट पे क्यों नहीं लिखा, भाई अगर मैं इसको डेबिट पे लिख दूं इस अमाउंट को, तो ये टी अकाउंट बैलेंस थोड़ी होगा। फिर तो आपका डेबिट साइड पे बैलेंस हैवी आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे लोअर आ जाएगा, टी अकाउंट बैलेंस ही नहीं होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, उसका बैलेंस बैलेंस ऑफ होना ही चाहिए। तो दैट इज वाई हमने इसके जो बैलेंस रिमाइंडर बचा उसको क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड की। सर तो हम बैलेंस के अलावा कुछ और नहीं दे सकते? हाँ। क्या दे सकते थे, लिखने की बात करो कि इसको हम लिखने को तो आप इसको डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस बीडी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्डिंग जो कि मार्किंग स्कीम में भी यूज होती है। अच्छा सही। चलिए जी, फिर आगे डी पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज थ्योरेटिकल स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ अ बिजनेस प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के क्या फायदे हैं। तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो भाई ये आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देन सेकंड क्या है भाई आपका, इसके आप देख सकते हो कि आपका टैक्स वगैरह कितना बढ़ रहा है, बिकॉज वंस यू हैव द प्रॉफिट्स आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन प्रॉफिट्स के निकालने के बाद ही उसको करते हो। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये आपको जो गोल्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए, इसमें भी चेक करने के लिए आपको हेल्प आउट करती है, और फ्यूचर के जो आपकी प्लानिंग है, जो गोल्स हैं उसको सेट करने में भी आपको हेल्प आउट करती है। हेल्प्स इन फ्यूचर तो ये कब पढ़ेंगे? प्लानिंग। क्या कब पढ़ेंगे भाई, ये ऐसी थ्योरी, अब ये बेसिक थ्योरी अगर तुम्हें नहीं आती, वैसे खैर तुमने इनकम स्टेटमेंट एसओएफ नहीं पढ़ी है, बट ये तो ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि आप इनकम स्टेटमेंट क्यों बन गया, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो क्या डिसीजन लोगे ना, लॉस हुआ है तो भाई बंद करना है, आगे चलाना है तो कैसे चलाना है, अगर पैसों का मसला आ रहा है तो पैसे कहाँ से फाइनेंस करने हैं, सब तुम्हें तभी पता चलेगा ना तुम्हारे पास प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आपके पास हो। तो ये ऐसी थ्योरी तो कभी भी किसी भी सवाल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेनेरिक जो होती है, इसको आप अलग से थोड़ी पढ़ते हो, दिस इज नॉट अ टॉपिक। देन इस तरीके से आप अब ये इसको टैक्स पर्पस के लिए भी कह सकते हैं कि भाई जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉफिट कब आएगा, जब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो दैट इज अगेन अ यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके पास अगर कोई और जेनेरिक यूज आ रहा है, लेट से तुम अगर मुझसे कहते हो कि सर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये मुझे हेल्प करेगी परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए, कि इस साल मैंने कैसा परफॉर्म किया, पिछले साल कैसा परफॉर्म किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। इस साल 5 लाख का प्रॉफिट है, पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट था, कंपेयर कर पाओगे, फिर देखोगे कि यार मसला क्या आया है, क्यों प्रॉफिट कम हुआ है। सो दैट इज अगेन अ वैलिड रीजन, सो दिस इज अ ओपन एंडेड आंसर, जिसके अंदर तमाम वैलिड पॉइंट्स को एक्सेप्टेबिलिटी अच्छा, मिलेगी। ये लिखा हम जब वही कि इट हेल्प्स इन सीइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस पोजीशन। हेल्प्स इन सीइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, किस तरीके से, मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई फायदा क्या है,
तो फायदा, हाँ ये कह सकते हो कि स्टेक होल्डर्स के लिए फायदा है, इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू सी द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल ये लिख सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफाई कर देना कि इन्वेस्टर्स के लिए फायदा है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं उनको तो पता है ना कि बिजनेस का क्या पोजीशन है, लेकिन इसमें इन्वेस्टर, हाँ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं किसी के वो बारे में सारी सारी बिल्कुल बिल्कुल, किसी आप एसएफपी का स्टेटमेंट किसी के लिए भी बात ट्रायल कर बैलेंस सकते के बारे में बात कर सकते हो? हो, नहीं ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं। हेल्प्स इन कंपेयरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। तो आपके पास यहाँ पे जो जेनेरिक भी पॉइंट्स थे तो वो यहाँ पे इस सवाल के लिए एक्सेप्टेबल थे, थोड़ा सा बस आपने दिमाग पे जोर डालना था और आपके 3 मार्क्स पूरे थे। कोई मसला भाई इस सवाल के अंदर? नहीं।